हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और आज आपका ये आपका 11वां लेक्चर होगा आपके सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है। और इसमें आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, है ना। न्यूमेरिकल के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इसमें, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ग्राम तुल्यांकों की, तुल्यांकी भार की, तो बहुत से बच्चे प्रॉब्लम रहते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाएं आपके लिए, जिसमें हम लोग सिखाएं आपको कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो इसको हम इसी टॉपिक में ऐड कर लेते हैं, आपका नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, है ना। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध दोस्तों, यहाँ पे आपका नॉर्मलता और मोलरता में संबंध भी देखेंगे हम लोग, और साथ ही साथ आपका जो तुल्यांकी भार है, ग्राम तुल्यांकी संख्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, नॉर्मलता की बात करते हैं। तो नॉर्मलता क्या है दोस्तों, आपके किसी बिलियन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की जो संख्या होती है उसे बोलते हैं क्या चीज़, नॉर्मलता बोलते हैं हम लोग। ठीक है। नॉर्मलता का जो फार्मूला है उसी से हम लोग अपना काम निकालेंगे। ठीक है। नॉर्मलता का जो फार्मूला है, ठीक है, नॉर्मलता क्या बोलती है कि नॉर्मलता कैपिटल N इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे, है ना, बिल्कुल याद होगा आप लोग को, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन किस में लिया हम लोगों ने, लीटर में ले रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो इसी डिफिनेशन बना सकते हैं यहीं से कि एकांक आयतन वाले बिलियन में, ना, 1 लीटर आयतन के बिलियन में विलेय के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, नॉर्मलता बोलते हैं। और यहीं पे मोलरता की बात कर लीजिए। मोलरता क्या चीज़ है, मोलरता को दिखाते हैं हम लोग किससे, कैपिटल M से। किससे, कैपिटल M से। और मोलरता का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, परिभाषा बोलेंगे तो किसी बिलियन के एकांक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसी बिलियन के एकांक लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है उसे बोलते हैं मोलरता। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो गया, बिलियन का आयतन किस में, लीटर में, इसको भी देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मलता क्या हो गया, विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। और आपका मोलरता क्या हो गई, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। आज हम लोग इन्हीं दोनों के बीच में संबंध देखेंगे। तो आइए इनके बीच में क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। अब क्या करें हम लोग, अगर दोनों केस को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, N बाई एम हो जाएगा। और वहाँ पर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अब बटे में क्या होगा, बिलियन का आयतन है, बिलियन का आयतन किस में है, लीटर में लिया आपने। अब ये इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, अब उल्टा गुणा हो जाएगा। ये आपका बिलियन का आयतन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब विलेय के मोल संख्या कहाँ आएगी, नीचे आएगी। ठीक है ना। भिन्न के बटे भिन्न करोगे आप दोस्तों तो ये क्या होगा, उल्टा गुणा होगा कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिलियन का आयतन हो गया, बिलियन का आयतन किस में, लीटर में हो गया। और नीचे क्या हम लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। तो बिलियन का आयतन क्या होगा, इससे कट जाएगा आपका। अभी आपका N अपान कैपिटल M इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक आप बटा क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात कर ले थोड़ा सा पहले, ग्राम तुल्यांक का मान कैसे निकालते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की
संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात करें तो विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या क्या होती है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, विलेय के मूलक संख्या है, तो आपका इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए, विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाता है, विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो अब हमारे पास क्या है, विलेय के तुल्यांकों की वैल्यू मिल गई हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, और विलेय के मूलक संख्या की वैल्यू भी हम लोग को मिल गई है। इन दोनों वैल्यू के यहाँ पे पुट करें हम लोग तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, N/m इक्वल टू ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे। अब देखिए विलेय का अणुभार इससे डिवाइड करना है तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये हो गया आपका विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय का अणुभार अब बटे क्या हो जाएगा, विलेय का भार। ठीक है ना, ये अणुभार कहाँ जाएगा, ऊपर, विलेय का भार नीचे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या था, तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार था, तुल्यांकी भार। और यहाँ पे विलेय का अणुभार आप बटे हो गया विलेय का भार, विलेय का भार। तो विलेय के भार से विलेय का भार क्या होगा, कट जाएगा आपका, क्या बचेगा, N/m इक्वल टू, वहाँ से बचा विलेय का अणुभार अब बटे क्या बचा, विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो N/m इक्वल टू विलेय के अणुभार को अगर m से दिखा दें हम लोग, स्मॉल m से, ठीक है, स्मॉल m से दिखा दें हम लोग, आप विलेय के तुल्यांकी भार को दिखाते हैं किससे, E से, ES दिखा देते हैं। ठीक है ना, E से दिखा दें हम लोग इसको। ठीक है, तो अब हम लोग का क्या हो गया, N/m इक्वल टू m/EA। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से निकाल सकते हो, N इक्वल टू स्मॉल m/EA इंटू कैपिटल M है, ये कैपिटल M है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का रिलेशन निकल गया, लेकिन यहाँ पे बात आ गई किसकी, तुल्यांकी भार की। तुल्यांकी भार क्या होगा दोस्तों, तो तुल्यांकी भार को आइए आज हम लोग देखते हैं तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो तुल्यांकी भार निकालना है अगर हम लोग को तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको मालूम होना चाहिए अम्ल की क्षारकता या फिर क्षार की अम्लता। ठीक है, या फिर आपका जो लवण है, अगर कोई लवण है जिसका निकालना है तो लवण के लिए जो आपका है जो संयोजकता कारक होता है, बैलेंस फैक्टर निकाल लेंगे अगर तो हम लोग काम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोस्तों देखते हैं तुल्यांकों संख्या कैसे निकालेंगे और नर्मलता मूलकता में संबंध देखेंगे हम लोग। तो विलेय का भार और विलेय का तुल्यांकी भार, ये आपका है तुल्यांकों संख्या के लिए फार्मूला। तुल्यांकों संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का भार तो हम लोग को जी है, हम लोग का विलेय का तुल्यांकी भार निकालना हम लोग देखेंगे आज कि क्या होता है तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है दोस्तों हम लोग का विलेय का तुल्यांकी भार के लिए, जो आपका विलेय का भार है, ठीक है, विलेय का अणुभार निकालेंगे पहले हम लोग, क्या निकालेंगे, विलेय का अणुभार। अब विलेय का अणुभार निकालने के बाद है ना, विलेय किसी भी पदार्थ का निकालना हो तो विलेय का हम यहाँ पे नॉर्मलता और मूलता में संबंध देखेंगे आगे जाकर के हम लोग, इसलिए मैं विलेय का ही शब्द यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी पदार्थ ले सकते हो, वहाँ पे किसी पदार्थ से हम लोग तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो विलेय का क्या निकालेंगे हम लोग, अणुभार निकालेंगे सबसे पहले, और अणुभार में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, आपका विलेय किस प्रकार का है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर हम लोग का जो विलेय है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन में समझाएंगे आपको, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए विलेय किस प्रकार का है, विलेय या तो हो सकता है कि कोई अम्ल हो, ठीक है, या फिर विलेय क्या हो सकता है कोई क्षारक हो, या फिर विलेय हम लोग का हो सकता है कोई लवण हो। ठीक है,
ये 3 कैटेगरी उसकी विशेष रूप से स्पेशली हो सकती है, या तो अम्ल होगा, या तो क्षार होगा, या तो लवण होगा। अगर वो अम्ल होगा तो उसकी क्षारकता देखेंगे। क्या देखेंगे? क्षारकता। क्षारकता यानी कि प्रतिस्थापनी जो है, विस्थापनी हाइड्रोजन की संख्या, विस्थापनी हाइड्रोजन आयन की संख्या, विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन की संख्या, ठीक है। अगर क्षार है तो उसकी क्या देखेंगे? अम्लता देखेंगे। अम्लता क्या होती है दोस्तों? अम्लता क्या होती है किसी क्षार की? विस्थापनीय OH नेगेटिव आयन की संख्या, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किसी क्षार की अम्लता बोलते हैं। अगर कोई लवण हो गया, अम्ल, क्षार और लवण हो सकते हैं। अगर उसमें से आपका लवण हो गया तो लवण के लिए हम लोग देखते हैं क्या चीज़? संयोजकता कारक, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजकता कारक, या फिर इसी को बोलते हो वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर बोलते हो, या फिर इसको NF से दिखाते हो। किससे? NF से शो करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए यहीं पे तुरंत, बिल्कुल ईजिली। अगर कोई अम्ल है तो उसके लिए आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि HCl है, तो इसके लिए आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? H पॉजिटिव Cl निगेटिव बनेगा। तो इसमें क्या है? एक H मिल रहा है, यानी कि इसकी जो क्षारकता है, इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी? इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है। अभी मान लीजिए कि एक और देख सकते हो, आपका H2SO4 कोई है, तो H2SO4 में क्या है? 2H पे पॉजिटिव प्लस SO4 पे 2 नेगेटिव बनता है। तो इसकी क्षारकता क्या हो गई? इसकी क्षारकता हो गई कितनी? 2 हो गई, ठीक है। ऐसे ही HNO3 अगर लेते हैं आप, HNO3, तो आपका H पॉजिटिव प्लस NO3 पे निगेटिव मिलता है हम लोग को, तो एक H आयन मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो जितना आपका H आयन देगा, जितना H आयन देगा वही उससे क्या होगी? क्षारकता होगी। अगर मान लीजिए कि यही H2SO4 जो है, अगर ऐसे टूटता हम लोग का H पॉजिटिव प्लस HSO4 में निगेटिव, तो यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन मिल रहा है, तो इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी? इसकी क्षारकता हो जाएगी आपकी कितनी? 1 हो जाएगी। कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो जितने हाइड्रोजन उसमें से विस्थापनी रहेंगे, जितने हाइड्रोजन उसमें निकल रहे हैं, ठीक है, वही उससे क्या हो जाएगी? क्षारकता हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर किसी क्षार की बात करेंगे तो मान लीजिए जैसे NaOH है, तो NaOH तोड़ेंगे क्या मिलेगा? Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। तो एक OH निगेटिव मिल रहा है, तो इसकी अम्लता क्या हो गई? इसकी अम्लता हो गई दोस्तों कितनी? 1 हो गई, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि आपका CaOH का ट्वाइस है, इसको तोड़ोगे आप तो क्या मिलेगा? Ca पे 2 पॉजिटिव और OH पे निगेटिव, 2 OH पे निगेटिव। इसमें 2 H मिल रहे हैं, तो इसकी अम्लता कितनी हो गई? इसकी अम्लता हो गई 2, ठीक है। आपका MgOH का ट्वाइस है, तो इसकी भी अम्लता कितनी हो जाएगी? इसकी अम्लता भी कितनी होगी? 2 होगी। इसकी अम्लता भी कितनी होगी? 2 होगी। तो वो आपका किस प्रकार का आप ले रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये साल्ट की बात करो तो साल्ट में समझ लीजिए, साल्ट में क्या है? लवण कोई ले रहे हैं, जैसे लवण में क्या है? NaCl ले लिया आपने, NaCl क्या है? एक लवण है। तो इसमें आपका संयुक्ता कारक का मतलब क्या होता है कि इस पर कितने आवेश हैं? कुल आवेश, कुल धन या ऋण आवेश की संख्या, कुल धन या ऋण आवेश की संख्या जो होती है उसी को बोलते हैं संयोजकता कारक। संयोजकता कारक, या फिर उसी को बोलते हो आप वैलेंसी फैक्टर, और इसको NF से दिखाते हो, ठीक है। तो संयुक्ता कुल धन या ऋण आवेश की संख्या, या फिर संयुक्ता कारक। तो इसमें आपका कितना, देखो दोस्तों, तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? Na पे पॉजिटिव और Cl पे निगेटिव। तो कुल धन या धन आवेश लो या फिर ऋण आवेश लो, तो यहाँ पे दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका NF कितना हो जाएगा? संयुक्ता कारक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। ऐसे मान लीजिए कि AlCl3 है, AlCl3, तो AlCl3 लोगे आप तो क्या बनेगा? तोड़ोगे तो Al पे 3 पॉजिटिव आएगा ना, Al पे 3 पॉजिटिव और 3 Cl पे निगेटिव। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक निगेटिव दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितने? 3 पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 गो Cl हैं, तो कुल मिला के कितना? 3 गुणे -1 इक्वल टू क्या? 3 गो निगेटिव इस पर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? 3 पॉजिटिव है। धन और ऋण आवेश बराबर होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका संयुक्ता कारक क्या हो जाएगा? संयुक्ता कारक हो जाएगा आपका कितना? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो संयुक्ता कारक निकालना देख लिया आपने, ठीक है। कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि और कोई एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे MgCl2 देख लो, MgCl2, इसको भी तोड़ोगे तो Mg पे 2 पॉजिटिव, आपका ये आपका 2 Cl पे निगेटिव आएगा,
तो यहाँ पे 2 एक नेगेटिव है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, तो इसके लिए कितना होगा 2 ले लेंगे, इसका संयुक्ता कारक क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आप समझ गए। आपका विलेय का तुल्यांकी भार निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, विलेय का अणुभार निकाल लीजिए, विलेय का अणुभार बटे यहाँ पे 3 प्रकार के फॉर्मूले बनेंगे। अगर अम्ल होगा तो अम्ल की क्षारकता लेंगे, अम्ल की क्षारकता, या फिर हाइड्रोजन आयन की संख्या। ठीक है, अगर आपका क्षार है तो क्षार होगा तो क्षार की क्या लेंगे, अम्लता लेंगे, यहाँ पे क्षार की अम्लता, यानी कि आपका विस्थापनी OH नेगेटिव आयन की संख्या लेंगे। अगर आपका यहाँ पे क्या है, लवण है तो लवण का क्या लेंगे, संयुक्ता कारक लेंगे, संयुक्ता कारक लेंगे, यानी कि NF वैलेंसी फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो अभी आइए इस पर कुछ एक आध 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो समझ में आपको और इजीली आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला मैं रहने देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी तरीके से दिखाया आपको। आइए इसको इस पे एक आध 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आप स्पष्ट तरीके से तुल्यांकी भार निकालना बिल्कुल सीख जाएंगे। ठीक है, बस आपको पहचानना होगा कि किस प्रकार का वो हमारा विलेय है या फिर पदार्थ है, अम्ल है कि क्षार है या फिर लवण है। अम्ल है तो उसमें कितने हाइड्रोजन विस्थापनी है, ठीक है, और क्षार है तो कितने OH नेगेटिव है। अगर आपका लवण है तो कितने चार्ज आ रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, धन या ऋणात्मक की संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि चलो देखते हैं सिंपल सा, अगर हम पूछें कि H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालिए, तुल्यांकी भार, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अणुभार निकाल लीजिए। ठीक है, इसका अणुभार, तो सबसे पहले H2SO4 का क्या निकालेंगे, H2SO4 का अणुभार बटे इसमें विस्थापनी हाइड्रोजन की संख्या लिख लीजिए, इसमें 2 हाइड्रोजन विस्थापनी है तो बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो H2SO4 का अणुभार निकालेंगे तो क्या होगा 2 × 1 धन सल्फर कितना होता है, या सल्फर 32 होता है ना, सल्फर का 32 हो जाएगा। ठीक है, 32, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 4 × 16 बटे कितना 2, तो यहाँ पे देखिए 2 और 32 16 को 64, 96, 64, 16 को 64, 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 98/2, यानी कितना जाएगा 49, काटेंगे कितना आएगा 49। तो ये आपका हो गया H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना हो गया 49 हो गया। ठीक है, H2SO4 का 49 हो गया। एक कोई अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए HCl का निकालना है, HCl का तुल्यांकी भार निकालना है आपको, तो HCl तुल्यांकी भार निकालिए। तो HCl का निकालेंगे तो H + Cl का अणुभार है ना, इनका परमाणु भार निकाल लेंगे। अब विस्थापनी हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, Cl का 35.5 होता है, बटे में कितना 1, यानी कि 36.5 बटे 1 यानी कि 36.5। इसका वही हो जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक ही विस्थापनी था इसमें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है, बस आपको पहचानना होगा कितने हाइड्रोजन उसमें से निकल रहे हैं। आइए किसी क्षार के लिए देखते हैं हम लोग अब। ठीक है, ये तो 2 अम्ल के लिए देख लिया हम लोगों ने, अगर किसी क्षार के लिए देखना हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, क्षार मान लीजिए NaOH ले लीजिए, NaOH का तुल्यांकी भार निकालना है तो क्या हो जाएगा, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस O का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये हो गया क्या चीज़, अणुभार हो गया, ये अणुभार हो गया। और कितने OH इसमें निकलने वाले हैं 1, तो बटे क्या हो जाएगा 1, तो आपका कितना हो जाएगा 40, 40/1, यानी कि कितना आएगा 40। इसका तुल्यांकी भार कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, तो कितना ईजी है, आसानी से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ठीक है, तो अभी और भी आप निकाल सकते हो, जैसे CH2 का निकाल लो है ना, CaCO3 का निकाल लो, किसी का निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका किसका हो गया, क्षार के लिए हो गया। आइए एक लवण के लिए भी देखते हैं हम लोग, कोई लवण ले लीजिए, सपोज दैट NaCl ले लिया, NaCl, तो NaCl का क्या निकालना हम लोग को, तुल्यांकी भार निकालना है, तुल्यांकी भार। तो NaCl का पहले अणुभार निकाल लो, तो सोडियम कितना होता है 23, ठीक है, क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। अब बटे में क्या निकालना हम लोग का, इसका संयुक्ता फैक्टर रखना है, संयुक्ता फैक्टर, इसको तोड़ोगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, तो एक ही आएगा बटे में, इसका ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 58.5/1, यानी कि 58.5 ये हो गया आपका। ठीक है, अभी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लीजिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना होगा तो सिंपल सा कैल्शियम कार्बोनेट का निकालना होगा, तो कैल्शियम का होता है कितना 40 होता है, क्या कैल्शियम कितना होता है 40, ठीक है ना 40,
कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 3 गुणे 16। अब देखो चार्ज देख लो इसमें, तो इस पर 2 नेगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा 2 पॉजिटिव आएगा, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो बटे में कितना 2 है ना। धन या ऋण कोई इसलिए गिन लीजिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 16 3 48, 2 50 60, 100 हो जाएगा, 100/2 इक्वल टू कितना 50। तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो गया, CaCO3 का तुल्यांकी भार कितना हो गया 50 आ गया, कितना आया 50, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से किसी का भी निकालना हो आपको, ठीक है, तो बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, आप चाहो तो इसको होमवर्क के रूप में लगा लेना, AlCl3 का निकाल लेना कितना आएगा, ठीक है ना। AS2S3 का है ना, AS2S3 का भी निकाल के चेक करिएगा कितना आ रहा है, ठीक है, और कमेंट में बताइएगा हमको, ठीक है। तो अगर आपको ये तुल्यांकी भार निकालना आ गया, ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। अब आप जो अभी जो नॉर्मलता मोलरता में रिलेशन निकल के आया था, ठीक है, N/M इक्वल टू अणुभार अपान, है ना, अणुभार अपान तुल्यांकी भार। यहाँ पे क्या था N/M इक्वल टू अणुभार अपान तुल्यांकी भार, अणुभार अपान तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार को आपने क्या कहा, अभी तुल्यांकी भार को आप बोल रहे हो कि विलेय का अणुभार यानी कि अणुभार, यानी कि इसको फिर से चेंज कर लो, तो ये अणुभार अपान, ये तुल्यांकी भार को चेंज करोगे तो क्या होगा अणुभार आप बटे में ये अम्ल की क्षारकता या अम्लता या संयुक्ता कारक। अगर इनको हम लोग एक लेटर एन से दिखा दें, स्मॉल एन से एन दिखा दें इसको, तो क्या हो जाएगा कैपिटल N अपान कैपिटल M इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अणुभार से अणुभार क्या होगा कैंसिल होगा, ये क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा स्मॉल एन, तो कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल M। तो ये निकल गया हम लोग का नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आप कि नॉर्मलता बराबर N का मतलब अगर अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता गुणे मोलरता, ठीक है। अभी अगर ये क्षार आता तो क्षार की अम्लता गुणे मोलरता, अगर ये लवण आता तो लवण का संयोजकता कारक गुणे मोलरता। तो ये आपका नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन या करके है, या तो ये अम्ल होगा तो इसके लिए क्षार होगा, तो इसके लिए लवण होगा तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्षार में संबंध भी हो जाएगा, हम लोग का तुल्यांकी भार भी निकालना सीख लिया आपने, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में बिल्कुल बढ़िया से आया होगा और आप बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस पर, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।